हाय ऑल। सो इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हमने पार्ट 1 में देखा ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो डिटेंशन है अगर वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ के अकॉर्डिंग है तो इससे आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन नहीं होता। इसको पलट दिया गया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1978 में। इसमें कहा गया कि जो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बाई लॉ है वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए, नहीं तो वो स्ट्रक डाउन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत 1976 में। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने मेजोरिटी से कहा कि जब इमरजेंसी लागू है तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप हैविस कॉर्पस दाखिल नहीं कर सकते, आपका ये मूल अधिकार सस्पेंड हो जाता है। लेकिन इसको पलट दिया गया के एस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2017 में। इसमें इसको ओवररूल कर दिया गया। ये चौथा केस था। इसके बाद हमने पांचवा केस पढ़ा शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्तियां प्राप्त है और वो मूल अधिकार में चेंज कर सकती है या उन्हें ख़त्म कर सकती है। ठीक है। सेम राय फिर सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में 1965 में दोहराई गई। ठीक है ना। इसके बाद फिर आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। इसमें सज्जन सिंह और शंकर सिंह केस की राय को पलट दिया गया और इसमें कहा गया कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन की शक्तियां संसद की वो असीमित नहीं है तथा वो भाग 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती है, उन्हें कम नहीं कर सकती। इसके बाद फिर फेमस केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला केस आया 1973 में। इसमें कहा गया कि संसद किसी भी भाग को संविधान संशोधन कर सकती है, उसके पास ये शक्तियां हैं तथा मेन बात यह है कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, संविधान संशोधन के द्वारा भी वो चेंज नहीं किया जा सकता। इसी को फिर लकीर मान के इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में जो 39वें संविधान संशोधन विधेयक किया गया उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया कि मूल ढांचे की अवधारणा के खिलाफ है। फिर मिनर्वा मिल्स मामले में भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जुडिशियल रिव्यू से एक्सक्लूजन मांगा गया था उसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया, क्यों कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू तो मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। फिर IR कोहेलो केस में भी जो कहा गया कि अप्रैल 24 1973 के बाद के दिन और उसके बाद से जो भी लॉ 9th शेड्यूल में डाले गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है और अगर वो बेसिक ढांचे की जो डॉक्टर है उसके अगेंस्ट पाए जाते हैं तो उनको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। ये हो गए थे। फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में मुंबई कामगार सभा का 1976 का जो केस था उसे फाउंडेशन माना जाता है PIL का जनहित याचिका का, जस्टिस VR कृष्ण अय्यर द्वारा दिया गया। उसके बाद फिर सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस जो 1978 में था, ये प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है ना। इसमें कहा गया कि कन्विक्ट्स को भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ और राइट टू ये पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। इसमें बहुत सारे डायरेक्शन दिए गए जेल इनमेट्स के लिए। फिर बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 आया। उसमें PIL का जो लॉजिक है, जनहित याचिका की लॉजिक है, वो उसमें एक्सप्लेन किया गया। ठीक है ना। और कहा गया कि कोई भी जो लोग कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते उनकी तरफ से दूसरे लोग कोर्ट में आ सकते हैं आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत। फिर ह्यूमन राइट्स के केस में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2018 केस आया जिसमें पैसिव यूथेनेसिया की बात की गई, जिसमें कहा गया कोर्ट द्वारा कि राइट टू डाई विद डिग्निटी है वो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही आता है। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए, डिटेल डायरेक्शंस भी दिए गए। फिर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ 2014 में, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया और उनको भी माना गया कि वो भी उनकी डिग्निटी है। और कोर्ट ने सरकारों को आदेश दिया कि उनके लिए भी उनके शैक्षिक और सामाजिक उत्थान के लिए उन्हें रिजर्वेशन दे और अन्य कदम उठाए। फिर जस्टिस केएस पुट्टस्वामी केस हमने पढ़ लिया। इसमें भी राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया आर्टिकल 21 में। फिर एक फेमस केस नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 आया, जिसमें IPC इंडियन पीनल कोड की धारा 377 जो समलैंगिकता को क्रिमिनलाइज करती थी उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। ठीक है ना। समलैंगिकता अब क्रिमिनल नहीं रहा।
उसके बाद फिर जोसेफ सीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2017 में केस आया, जिसमें जो एडल्ट्री है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। ठीक है ना, मतलब इंडियन पीनल कोड की धारा 497 और सीआरपीसी की धारा का जो 198(2) है सेक्शन, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। ये केसेस हमने अभी तक पढ़े हैं, इसके बाद हम आज कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर जस्टिस। तो जेंडर जस्टिस में हमारे क्या केस हैं? जेंडर जस्टिस में शाहबानो का केस है 1985, बड़ा फेमस केस है। इसमें शाहबानो ने पिटीशन दी सुप्रीम कोर्ट में कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग उसको मेंटेनेंस दिया जाए। उसके पति ने उसको तलाक दे दिया था, तो उसने कहा मुझे मेंटेनेंस दिया जाए। पति मेंटेनेंस नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके पति के अनुसार जो इनका पर्सनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये मेंटेनेंस देने नहीं दिया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी जो अपेक्स कोर्ट की, उसने कहा कि जो सेक्शन 125 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो बड़ा सेक्युलर है, ठीक है ना, और ये पर्सनल लॉ है उससे डिफरेंट है, अतः उसको मेंटेनेंस दिया जाए। तो कोर्ट ने आदेश दिया शाहबानो को मेंटेनेंस दिया जाए। ये एक माइलस्टोन कहा जाता है जेंडर जस्टिस में ये, ठीक है ना। तो शाहबानो केस 1985 में राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था, बड़ा फेमस केस है, ठीक है। तो इसमें कहा कि मेंटेनेंस दिया जाए, गुजारा भत्ता दिया जाए। इसके बाद दूसरा फेमस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। विशाखा क्या एक ग्रुप का नाम है, ठीक है, जो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। तो इसका मैं एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक लेडी थी भंवरी देवी, जयपुर के से 50 किलोमीटर दूर एक गाँव, उसका कुम्हार जाति की वो एक औरत थी, जिसका बचपन में ही 7-8 साल की उम्र में शादी हो गई थी। जब वो बड़ी हुई तो उसने अपने गांव में बाल विवाह के खिलाफ काम करना शुरू किया। तो जब उसने बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश की, तो जिस परिवार की बच्ची के विवाह को रोकने की कोशिश कर रही थी, उस परिवार के 5 लोगों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया। और इस गैंग रेप के बाद फिर पुलिस ने जिस तरह का बर्ताव किया और जिस तरह कोर्ट ने उन सभी को एक्विट कर दिया, इससे बड़ी ही दुनिया में इसकी चर्चा हुई। उसके परिप्रेक्ष्य में ये केस लाया गया। उसमें विशाखा जो ग्रुप था उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। तो उसके बाद ये फिर केस आया 1997 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इश्यू करी कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है ना, और ये ऑनस ऑन द एम्प्लॉयर एज वेल एज अदर रेस्पॉन्सिबल पर्सन और इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड ए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। और कहा गया कि ये एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है, नियोक्ता की जिम्मेवारी है, और दूसरे अन्य रेस्पॉन्सिबल लोगों की जिम्मेदारी है और इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है कि वीमेन को, कि महिलाओं को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रदान किया जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इसके रिगार्डिंग कोई कानून नहीं बनाया जाता, तब तक के लिए हम कुछ गाइडलाइन इशू कर रहे हैं, जिन्हें विशाखा गाइडलाइन कहा जाता है, ठीक है ना। तो विशाखा केस किससे जुड़ा हुआ? विशाखा केस है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है। इसके बाद सायरा बानो, पिछला केस कौन था 85 में? शाहबानो, ये सायरा बानो है। ये सायरा बानो केस 2017 में फिलहाल में हुआ है और ये ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। सायरा बानो को उसके हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक दिया, तो उसने उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। तो इसमें 3-2 की मेजोरिटी से इन्होंने ट्रिपल तलाक को आर्बिट्रेरी करार दिया और कहा कि ये गलत है, ठीक है ना। तो दिस फॉर्म तलाक बी हेल्ड वायलेट ऑफ फंडामेंटल राइट कंटेन आर्टिकल 14, और कहा गया कि आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है, जो और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये उसका वायोलेशन करता है। तो इसमें ट्रिपल तलाक को अवैध ठहराया गया। तो शाहबानो केस था मेंटेनेंस से रिलेटेड, गुजारा भत्ता से रिलेटेड। सायरा बानो है ट्रिपल तलाक से रिलेटेड। इसके बाद इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला 2018 केस है। केरला में एक सबरीमाला टेम्पल है, एक हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर है, जहाँ पे 10 से 50 साल के बीच की महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि 10 से 50 साल की महिलाओं को मांस के धर्म की वजह से उन्हें वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। तो इसके अगेंस्ट ये केस किया इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसमें केरला हाई कोर्ट के 27 साल पुराने डिसीजन को ओवररूल किया। 27 साल पहले केरला हाई कोर्ट ने ये महिलाओं
की एंट्री पर जो रेस्ट्रिक्शन उसे सही ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, महिलाओं पर इस तरह की रेस्ट्रिक्शन लगाना गलत है, उन्हें मंदिर में अलाउ किया जाना चाहिए। इसके बाद आते हैं ये टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में पहला केस है SR बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 में हुआ ये केस। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 356 के मिसयूज को रेगुलेट करने की कोशिश की। आर्टिकल 356 क्या है? इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके मिसयूज को रोकने की कोशिश की इसमें SR बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। तो इसमें कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डिसीजन लिया जाता है राष्ट्रपति रूल लगाने का, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, और जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा तो उसमें 3 चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी कि क्या एनी मटेरियल बिहाइंड द प्रोक्लेमेशन की जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है उसके पीछे कोई मटेरियल है, क्या वो मटेरियल रिलेवेंट है, और या कोई मालाफाइड यूज ऑफ पावर है। इन 3 पे विचार करके उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मेजॉरिटी प्रूव करनी है वो फ्लोर ऑफ द हाउस, मतलब वो हाउस के फ्लोर पे ही टेस्ट की जाएगी। ठीक है ना, जो मेजॉरिटी अगर प्रूव करनी है, कोई सरकार माइनॉरिटी में आ गई है और उसे मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए कहा जाता है तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे होगा। ये दूसरा इसका था। इसके बाद लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, इसमें ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है जो 1951 का, जो चुनावों से जुड़ा है, इसमें सेक्शन 8 था। ठीक है ना, इसमें क्या था कि जो भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं अगर वो कन्विक्ट किए जाते हैं तो उन्हें 3 महीने का टाइम था उनके पास, वो उसके अगेंस्ट कन्विक्शन के अपील कर सकते हैं। तो इस तरह चलता रहता था, लोग कन्विक्ट होते थे, वो अपील करते रहते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया कि नहीं, ये गलत है। कोर्ट ने कहा कि चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधायिका, राज्य विधान परिषदों के मेंबर हों, चाहे सांसद हों, अगर उन्हें 2 साल या 2 साल से अधिक की जेल की सज़ा सुनाई जाती है तो उनकी मेंबर होने की जो मेंबर, तो वो मेंबर नहीं रहेंगे, उनसे वो मेंबर होने की एबिलिटी छिन जाएगी। ठीक है ना, डेट ऑफ सेंटेंसिंग से ये कहा गया। तो लिली थॉमस में क्या कहा गया, एक तो उन्होंने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया सेक्शन 8 के सब सेक्शन 4 को पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के, जिसमें इनको 3 महीने का टाइम दिया जाता था पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को कि अगर वो कन्विक्ट या दोषी करार दिए गए तो 3 महीने में उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। दूसरा इसमें कहा गया, अगर मिनिमम 2 साल या उससे अधिक के लिए इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई है तो सज़ा सुनाने वाले दिन से ये लोग, इनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है। फिर PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2013 में एक केस आया। इसमें क्या था, ये नोटा से रिलेटेड है, नोटा। ठीक है, इसमें कहा गया कि जो राइट ऑफ नॉट टू वोट है, वो वोटर का जो राइट टू एक्सप्रेशन है ना, आर्टिकल 19(1)(a) में उसके अंतर्गत आता है। जो राइट टू, इस प्रकार समझिए, जो राइट टू एक्सप्रेशन है, व्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार है, उसके अंतर्गत राइट टू वोट आता है, वोट देने का अधिकार उसी के अंतर्गत आता है। मेरी अव्यक्ति की आज़ादी में किसको वोट दूँ, तो कोर्ट ने कहा इसी के अंतर्गत राइट ऑफ नॉट टू वोट, वोट न देने का अधिकार भी आता है। तो इसको किस तरह लागू किया जाएगा, तो इन्होंने कहा कि भैया EVM में एक आप नोटा का बटन लगाइए और उसमें लोग नोटा, जिसको वो अपने इस राइट का प्रयोग करेंगे। ये एक मोरल तरीके से एक प्रेशराइज करता है मोरली पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो अपने अच्छे कैंडिडेट खड़े करें। अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्भया व्यय यानी मेंटेनेंस से रिलेटेड मुकदमा था। इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला के पति ने 1978 में तलाक दिया। उसने बच्चों को भरण पोषण की धन मांगा और उसने मुकदमा जीत लिया, पर उनसे निर्वाह व्यय नहीं दिया क्योंकि इसी दौरान देश के कानून बदलाव कर दिए। कि कौन है, शाह बानो। ठीक है, शाह बानो। सायरा बानो क्या है, ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है, शाह बानो। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑर्डर दे दिया कि इसको मेंटेनेंस दिया जाएगा, तो उसके बाद राजीव गांधी सरकार वो अमेंडमेंट एक्ट लेके आए और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको नील कर दिया उस एक्ट के थ्रू। तो ये था पार्ट 4। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।